गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। सभी लोग रिस्पॉन्ड करो कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, एक बार ये अपने एटीएम बैच में भी थे ईशान और ये सब, तो महेंद्र एक बार बता दो बेटा कि माइक यहीं पे ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सरोज, गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, चलो शुरू करते हैं फिर। ठीक है ठीक है ठीक है। राम राम लोकनाथ। चलो बहुत बढ़िया, ऑल ओके, ऑल फाइन, थैंक यू। यही ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं फिर। देखो हम लोग ऑलरेडी एक तो स्लेव डायनेस्टी पूरी कर चुके हैं, गुलाम वंश, और खिलजी डायनेस्टी भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। बस अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार तो हमने देख लिए थे। आज हमें उसके देखने हैं इकोनॉमिक सुधार, आर्थिक सुधार, और साथ ही साथ हम शुरू कर देंगे अपना तुगलक डायनेस्टी। तो यही जो तीन डायनेस्टी हैं यही थोड़ी सी बड़ी है। इसके बाद तुगलक आएगा, तुगलक पढ़ेंगे हम लोग। तुगलक के बाद आएगा सैयद, वो तो बिल्कुल ही नल्ले निकले, ज्यादा रूल उन्होंने किया नहीं, घटिया सा रूल किया है, तो वहां कुछ ज्यादा पढ़ने को है नहीं, पर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। और उसके बाद फिर लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे, अपना दिल्ली सल्तनत का काल खत्म हो जाएगा, और फिर आएंगे हम लोग मुगल्स पे। ठीक है, चलो तो आज अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की बात करते हैं। फटाफट से देखो, समझ में आएगा, बढ़िया। देखो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार आर्थिक सुधार से संबंधित है, यानी जो रेवेन्यू, ये जो लगान लेता था, कर लेता था लोगों से, उससे संबंधित कुछ सुधार है। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं राजस्व सुधारों से, रेवेन्यू रिफॉर्म से। बेटा ध्यान से देखो भाई, सीधी बात, पहले तो इसने ये की, अब रेवेन्यू लेना है लोगों से, कर लेना है, तो उसके लिए कुछ चीजें फिक्स करने की जरूरत है। जैसे इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसकी पूरी सल्तनत में, इसके पूरे सल्तनत में, इसके पूरे क्षेत्र में जहां पे इसका अधिकार है, इसने पूरी जो खेती बाड़ी लायक जमीन है उसकी नपाई करवा दी कि भाई कृषि लायक कितनी जमीन है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए हमारे पास कितना लैंड है, ये पहले एक बार उसको मेजर करवा दिया इसने, नपाई करवा दी उसकी। तो कृषि योग्य भूमि की माप की इसने, नपाई की, और फिर उस हिसाब से रेवेन्यू जो है इसने डिसाइड किया। पहले तो भूमि की नपाई करवा दी, और उसके बाद फिर भू राजस्व यानी जो टैक्स है वो इसने डिसाइड किया। और एक चीज याद रखना, जैसे आज के टाइम में अलग अलग राज्यों में जमीन को नापने का जो यूनिट है वो अलग अलग है। ध्यान से देखो बेटा, अच्छा मिसमैच हो रहा है, हाँ अभी वो थोड़ा शुरू में होता है, थोड़ा शुरू में होता है। चलो ठीक है, तो ध्यान से देखो कि यहां पे होता क्या है कि जैसे जमीन को नापने का अलग अलग राज्यों में आज भी अलग अलग तरीका है। जैसे आप देखोगे, जैसे हमारे राजस्थान में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, भरतपुर वगैरह वाला जो एरिया है, वहां पर हम लोग जमीन को बीघा में नापते हैं। बीघा एक यूनिट सुनी होगी आप लोगों ने जमीन मापने की, बीघा। फिर तुमने सुनी होगी एकड़, फिर हरियाणा वगैरह में किला बोलते हैं, है ना, कहीं पर बिस्वा बोलते हैं, कहीं कहीं पर बिस्वा में नापते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर इसने बीघा, एकड़, किला उस हिसाब से नहीं, इसने नपाई की बिस्वा के फॉर्म में। बिस्वा और छोटी यूनिट होती है, ठीक है, बिस्वा और छोटी यूनिट होती है, बीघा से छोटी यूनिट होती है बिस्वा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया रंजीत, बिल्कुल रंजीत, ठीक है। तो 20 बिस्वा में, जहां तक मुझे भी याद आ रहा है, 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखो, बिस्वा जो है, यहां पर बिस्वा जो है उसको माप का मानक घोषित किया गया। ये याद रखना बेटा,
अलाउद्दीन खिलजी ने खेती बाड़ी की जो जमीन है, कृषि योग्य जो जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको बिस्वा में नपवाने का काम किया। ठीक है, ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो ये इसने दो काम किए, एक तो भूमि की नपाई करवा दी, जितनी भी खेती बाड़ी लायक जमीन है उसकी नपाई करवा दी, और दूसरा उसके हिसाब से टैक्स डिसाइड कर दिया। और भूमि को नापने के लिए जो यूनिट डिसाइड की वो थी बिस्वा। उसके बाद अच्छा, टैक्स कितना लेता था भाई? टैक्स कितना लेता? जैसे मान लो मैं अलाउद्दीन खिलजी के राज्य का, सल्तनत का एक किसान हूं, और मेरे यहां पे मान लो 1000 केजी गेहूं पैदा हुआ। ये क्या बोलता था पता है? कि 1000 केजी में से 500 दे दो राज्य को। भाई सीधे सीधे 50% टैक्स लगा रहा है यार ये। मैंने जो प्रोड्यूस किया है गेहूं, उसका बोल रहा है 50% हमें दे दो। सीधे सीधे उपज का आधा हिस्सा मांग रहा है भाई, 50%। अब आज के टाइम में तुम मान लो अपनी रेलवे की कोई नौकरी लेते हो, है ना, चाहे तुम ग्रुप डी में जाते हो, एएलपी जाते हो, या एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई वगैरह जाते हो, तो मैं मोदी जी ये बोले कि भाई तुम्हारी 60-70 हजार सैलरी है, तुम ऐसा करो 35,000 टैक्स दो, क्या होगा भाई तुम्हारा? समझ रहे हो तुम क्या होगा? तो यहां पर ये क्या बोल रहा है? ये यहां पर क्या बोल रहा है कि राज्य ने उपज का आधा हिस्सा मांगा। द स्टेट डिमांडेड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। भाई 50% टैक्स ले रहा है यार ये। ठीक है, ये तो बैंड बजा रहा है, 50% टैक्स वसूल रहा है भाई, 50% टैक्स। और फिर उसके बाद देखो, इसने टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक अधिकारी भी अपॉइंट किया हुआ था। टैक्स कलेक्शन के लिए, कर वसूले जो ऐसा इंसान, तो वो भी इसने एक अपॉइंट कर रखा, उसको बोल रहा है मुस्तक राज। उस ऑफिशियल को, उस अधिकारी को क्या बोला जा रहा है? मुस्तक राज। तो द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिशियल कॉल्ड मुस्तक राज वॉज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए मुस्तक राज नाम की पोस्ट बनाई इसने। ठीक है, तो राजस्व संग्रहण के उद्देश्य से मुस्तक राज नाम की विशेष अधिकारी का पद सृजित किया गया था। तो याद रखना भाई अलाउद्दीन खिलजी के इन सारे पॉइंट्स को, रेवेन्यू वालों को। तो एक तो भूमि की नपाई करवाई उसने खेती बाड़ी वाली की, उसके हिसाब से टैक्स डिसाइड किया, और उसके बाद जो खेती बाड़ी वाली जो जमीन है उसको नापने के लिए बिस्वा एक यूनिट डिसाइड कर दी। उसके बाद इसने क्या किया कि उपज का 50% ये टैक्स के तौर पे ले रहा है। मतलब किसान की तो ऐसी तैसी कर ही रहा है ये, किसान की ऐसी तैसी कर रहा है ये। ठीक है, और उसके बाद टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक अधिकारी इसने अपॉइंट किया हुआ है मुस्तक राज। तो मुस्तक राज क्या है? अपना वसूली भाई है, वसूली भाई। अब जल्दी कर, पनवेल निकलना है, तो ये वही है। ठीक है, वसूली भाई। उसके बाद देखो बेटा, यहां पे और कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। अलाउद्दीन इज क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट मैनी फोर्ट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज अलाई फोर्ट। अलाउद्दीन को कई किलों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, पर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अलाई किला है। मेरे ख्याल से, मैंने तो ये देखा भी है, शायद दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है अलाई फोर्ट। ठीक है, अलाई दरवाजा, अलाई फोर्ट सब इसी ने बनवाया है। तो अलाई किला इसने बनवाया, कई सारे फोर्ट्स बनवाए, उनमें से फेमस है अलाई किला। इसने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का भी निर्माण करवाया। जहां कुतुब मीनार दिल्ली में बना हुआ है मेहरौली में, तो कुतुब मीनार में जब हम एंटर होते हैं तो वहां पे अलाई दरवाजा है, तो वो अलाई दरवाजे का निर्माण भी इसी ने करवाया। ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण भी इसी ने करवाया। मैं इनको तुम्हें दिखाता हूं, अभी गूगल पे दिखाता हूं। ठीक है, अभी दिखाता हूं। उसके बाद इस बंदे ने ही ऑल्सो बिल्ट द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। भाई 1000 स्तंभ, 1000 पिलर्स का इसने एक पूरा का पूरा पैलेस बनवाया। उसे 1000 सितुन बोलते हैं, 1000 सितुन, 1000 सितुन। दिल्ली में एक जगह है हौज खास, हौज खास में। ठीक है, और वहीं इसने बनवाई जमायत खाना मस्जिद, जमायत खाना मस्जिद। तो ही ऑल्सो बिल्ट द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स कॉल्ड 1000 सितुन, हौज खास में जमायत खाना मस्जिद इसने बनवाई। और इसने इसकी जो राजधानी बनाई, सिरी बनाई। दिल्ली में सिरी फोर्ट नाम की एक जगह है, सिरी फोर्ट, सिरी किला। ठीक है, सिरी फोर्ट नाम की एक जगह है दिल्ली में। तो डीयू के 1-2 कॉलेजेस भी है वहां पर, कमला नेहरू कॉलेज और गार्गी कॉलेज। ठीक है, तुम लोगों ने कभी सुने हो। तो सिरी इसने राजधानी बनाई दिल्ली में।
जमायत खाना मस्जिद बनवाई और हौज खास में इसने क्या बनवाया, 1000 सितुन, 1000 स्तंभों का एक पूरा महल बनवाया। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसे टाइटल इसने अपनाया खुद ने, सिकंदर ए सहानी, सिकंदर ए सहानी। ठीक है भाई, इसने अपने आप को सिकंदर ए सहानी की उपाधि धारण की, यानी कि बेसिकली अपने आप को, जैसे अलेक्जेंडर था ना, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट 326 ईसा पूर्व में जिसने अटैक किया था पंजाब के पोरस पर, वैसे ही अपने आप को दूसरा सिकंदर बोल रहा है ये, सिकंदर ए सहानी। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देखो, सिकंदर ए सहानी, ये याद रखना, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिकंदर ए सहानी का टाइटल किसे मिला हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद ध्यान से देखो, इसके बारे में क्या कहा जाता है, एक बढ़िया चीज इसने की, एक चीज बढ़िया की इसने, बहुत बढ़िया की। उस टाइम पे क्या होता था ना, मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी सुल्तान हुआ करते थे, इनमें से कुछ तो ऐसे होते थे जो कट्टर धार्मिक होते थे, मतलब जो इनके ये होते थे ना अपने मौलवी वगैरह, जो मौलाना वगैरह होते थे, उलेमा जो होते थे, उलेमा मतलब जैसे अपने पंडित होते हैं तो इस्लाम में उलेमा होते हैं। तो कई राजा ऐसे होते हैं जो उलेमाओं की बहुत सुनते हैं, पंडितों की बहुत सुनते हैं, यानी धार्मिक कोई बाबा आ जाए तो उनकी बहुत सुनते हैं। तो इनके जो इस्लाम में जो धार्मिक बाबा हैं उन्हें उलेमा बोलते हैं। इस बंदे ने सारे उलेमाओं को सेट कर दिया, बोला ससुरो तुम अपने धार्मिक क्रियाओं पर ध्यान दो, पॉलिटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है, राजा क्या डिसाइड कर रहा तुमसे पूछ के डिसाइड नहीं करेगा, अपना धार्मिक एंगल हर जगह घुसाने की जरूरत नहीं। बहुत इंटरफेयर होता था इन उलेमाओं का, अपने उस सुल्तान को शासन नहीं करने देते थे। अगर सुल्तान कोई डिसीजन इनसे पूछे बिना ले लेता था ना, कि आप तो उलेमाओं की उपेक्षा कर रहे हैं, आप तो उलेमाओं को कुछ समझते नहीं, इसने बोला कुछ नहीं समझता, निकलो यहां से, पहली फुर्सत में निकल, सीधे सीधे उलेमाओं को भगा दिया, बोला अपने काम से काम रखो, धार्मिक गतिविधियां किया करो, ये आके ना चोंच मत घुसाया करो इधर आके। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो ये पहला ऐसा तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। जैसे मैंने अभी बताया कि धार्मिक गतिविधियां अपना काम करते रहे ये उलेमा वगैरह, ये राजनीति में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, और इसने घोषणा की कि ध्यान से देखो, राजत्व तो कोई रिश्तेदारी नहीं जानता। ये देखो कितनी बढ़िया बात बोल रहा है, किंगशिप नोज नो किनशिप। इसका मतलब क्या है, राजत्व तो कोई रिश्तेदारी नहीं जानता। बोला अगर तुम ये सोच के आए हो कि राजा हमारा रिश्तेदार है तो हमारे काम कर देगा, हमारी बात मानेगा, बोला सालो रैपट में उल्टा कर दूंगा अभी यहीं पर। राजत्व कोई रिश्तेदारी नहीं जानता है, मैं राजा हूं और राजा होने के नाते मेरा परम धर्म है कि मैं अपने जनता की भलाई के बारे में सोचूं। तुम आ जाओ, अरे महाराज क्या चल रहा है आजकल, क्या हाल है, पता चला महाराज जो है भुआ का लौंडा है ना भाई। मान लो महाराज जो है, सुल्तान जो है, उसका कोई मामा का लड़का आ गया और मामा का लड़का सोच रहा है अरे सुल्तान साहब तो अपनी बुआ के लौंडे हैं, आके बोल रहे हैं और अलाउद्दीन भाई क्या हाल है तुम्हारे, आजकल तो सुना है कि तुम बहुत बढ़िया रूल कर रहे हो। समझ रहे भाई, तो ये बोल रहा है कि राजत्व तो कोई रिश्तेदारी नहीं जानता, साला रिश्तेदारी अपने पास रखो तुम, मैं राजा हूं जब तक सबका राजा हूं। ठीक है, तो राजत्व तो कोई रिश्तेदारी नहीं जानता। तो याद रखना ये स्टेटमेंट आ सकता है कि ये स्टेटमेंट किस दिल्ली सुल्तान के ऊपर फिट होता है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, राजत्व तो कोई रिश्तेदारी नहीं जानता, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर देखो, ही पैट्रनाइज्ड मैनी ग्रेट पोएट्स इन हिज कोर्ट लाइक अमीर खुसरो एंड मीर हसन दहलवी। हाँ ये बात तो है, इसने क्या किया, ये लिटरेचर को बहुत इंपॉर्टेंस देता था, साहित्य की बड़ी इज्जत करता था। इसी वजह से अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी, इनको इसने अपने दरबार में जगह दी, इनको संरक्षण दिया, इनको बहुत मोटिवेट किया और इनकी बहुत इज्जत की इसने। ठीक है भाई, किसी की तो इज्जत की इसने, तो ये बहुत जरूरी है। अमीर खुसरो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में है, मीर हसन दहलवी भी खिलजी के टाइम पर है, तो इनकी थोड़ी इसने इज्जत की है बढ़िया तरीके से। अब देखो, ये तो थे राजस्व संबंधी सुधार, अब थोड़ा आर्थिक सुधार देख लो, बढ़िया चीज है एकदम, बढ़िया पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो। अलाउद्दीन ने कई नियमों द्वारा बाजार को नियंत्रित किया। भाई साहब मार्केट पे पूरी नजर है इसकी, मार्केट पे पूरी नजर है कि इकोनॉमी नहीं गड़बड़ानी चाहिए, आर्थिक हालात नहीं गड़बड़ानी चाहिए राज्य के, दिल्ली सल्तनत के, तो इसने बाजार पर पूरा कंट्रोल रखा है।
कि कौन क्या कैसा क्वालिटी का बेच रहा है, सब पे इसकी नजर। देखो ध्यान से, सभी वस्तुओं की कीमत तय कर दी इसने। भाई जैसे आज के टाइम में तुम देखते हो कि जो पानी की बोतल है वो जैसे तुम नॉर्मली किसी मार्केट से लेते हो तो 15 रुपए की मिल जाएगी, है ना, जो 20 की है वो 20 में मिल जाएगी। वहीं जब तुम किसी मॉल में जाते हो, है ना, जब तुम किसी जैसे मान लो किसी बड़े रेलवे स्टेशन पे जाते हो, एयरपोर्ट में जाते हो, वही ससरा वही 20 की बोतल 80 में बिक रही है, कई बार तो एमआरपी से ज्यादा पे बिक रही है। और हम कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि हमें मालूम है ऑप्शन ही हमारे पास यही है, एमआरपी से ज्यादा पे तो कोई बेच नहीं सकता। सही बात है कि नहीं? तो ये क्या बोल रहा है, इसने बोला भाई सारी चीजों की एक ही कीमत होगी। मतलब अगर मान लो यहां पर बोल दिया कि भाई ये कोई अंगूठी है, इस तरह की अंगूठी है, इस तरह की सारी अंगूठियों की कीमत एक ही होगी। यानी हर तरह की चीजों का इसने रेट फिक्स कर दिया, रेट ऊपर नीचे नहीं होगा ताकि मार्केट कंट्रोल में रहे। समझ में आ रही है बात? सब लोग ईमानदारी से काम करो, जिसकी दुकान पर ग्राहक आ रहा है वो अपना सामान बेचो। ऐसा नहीं कि बगल वाला बोल रहा है 100 की 2, 100 की 2, 100 की 2, ये बोल रहा है 100 की 5, 100 की 5, 100 की 5, बोला ये सब नहीं चलेगा। मार्केट में रेट फिक्स रहेगा चीजों का। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो सभी वस्तुओं की कीमत तय कर दी इसने। दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए थे, 3 मार्केट थे। दिल्ली सल्तनत जब अलाउद्दीन खिलजी की चल रही थी तो उस वक्त इसने 3 बड़े बाजार सेट किए थे पूरे दिल्ली में। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। और फिर इसने क्या किया, सभी सामान की बिक्री के लिए सारा सामान सराय अदल नामक खुले बाजार में लाया जाता था। जैसे मान लो जब बाजार लगता था ना, 3 बाजार, मैंने बताया था दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, तो तीनों बाजारों में सारा सामान लाया जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि जहां पे गोडाउन है वहीं पर दुकान चल रही है, बाजार की एक अलग जगह है, उस बाजार में जाओ अपना सामान लेके, वहां पे खुले में बेचो सामान को। तो उस खुले इलाके को बोलते थे सराय अदल बोलते थे बच्चों। क्या बोलते थे? सराय अदल। ठीक है ईशान, सराय अदल का मतलब वो खुला बाजार जहां पर सारे दुकानदार अपना सामान वहां पे लेके आ रहे हैं। मंडी समझ लो, जैसे मंडी समझते हो, मंडी में सारे दुकानदार बैठे हुए अपनी अपनी सब्जियां लेके, तो उस तरह से। तो हर चीज का एक पूरा जगह, एक सेट है, पूरा एक मार्केट है, पूरा बाजार है, वहां पर दुकानें लगी हुई हैं खुले में, तो खुले में सामान बिक रहा है। तो उस इलाके को, उस बाजार को बोल रहे हैं सराय अदल। और ध्यान से देखो बेटा, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रिएट की, दीवाने रियासत। तो दीवान का मतलब होता है मंत्री, रियासत मतलब सल्तनत। तो सल्तनत का एक मंत्री, उसके अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की। ध्यान से देखो, ही एस्टैब्लिश्ड द मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया इसने जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता था। तो बाजार नियंत्रण विभाग, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? दीवाने रियासत। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपना परिवहन मंत्रालय है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, है कि नहीं? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय अपना श्री नितिन गडकरी जी अपने मंत्री हैं। तो इसी मान लो ऐसे ही डिपार्टमेंट के अंडर एनएचएआई है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे नेशनल हाईवेज बनाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाती है। तो वैसे ही एक मंत्रालय है दीवाने रियासत, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर एनएचएआई है, तो वैसे ही दीवाने रियासत के अंडर मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो पूरे मार्केट पर नियंत्रण रखता है, बाजार पर नियंत्रण रखता है। अगला देखो बेटा, 1316 में, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 1316 में भाई 1296 में गद्दी पर बैठा था, 20 साल बाद 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो इसका गुलाम था मलिक काफूर, 1000 दीनारी, याद है, 1000 सोने के सिक्कों से खरीद के लाया था उसको गुजरात से। तो मलिक काफूर जो है, जो 1000 दीनारी है, वो सिंहासन पर बैठ जाता है, वो सिंहासन पर कब्जा कर लेता है, पर बहुत लंबे टाइम तक शासन नहीं कर पाया। बाद में उसने क्या किया, मलिक काफूर ने, जब मलिक काफूर को लगा कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, मंत्री वगैरह हैं, जो इसके दीवान वगैरह हैं, वो बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तो इसको लगा भाई गद्दी से उतर जाना ही ठीक है। तो मलिक काफूर ने गद्दी छोड़ दी और अलाउद्दीन खिलजी का जो 16वां लौंडा है, 16th बेटा है, उसको गद्दी संभला दी, शिहाबुद्दीन को, अलाउद्दीन के 16वें पुत्र को राजा के रूप में इसने नामित किया।
ठीक है भाई। पर एक दूसरा बेटा था, अलाउद्दीन का दूसरा बेटा था मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। उसने शिहाबुद्दीन को गद्दी से हटा दिया और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठ गया। ठीक है। पर जैसे ही 4 साल इसने रूल किया, 4 साल 1316 से 1320 तक इसने शासन किया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को गद्दी से उतार दिया नसीरुद्दीन शाह ने। नसीरुद्दीन शाह ने 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को गद्दी से हटाया और मुबारक शाह को मार डाला। ध्यान से सुनो क्या हो रहा है भाई। अलाउद्दीन खिलजी मरा, मलिक काफूर गद्दी पर आ गया। मलिक काफूर को लगा कि भाई मेरी तो ऐसी तैसी कर देंगे ये मिनिस्टर वगैरह, तो उसने शिहाबुद्दीन जो अलाउद्दीन का 16वां बेटा था उसको गद्दी पर बैठा दिया। शिहाबुद्दीन को हटाकर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बैठ गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने 4 साल रूल किया, इसको हटा के इसी का दूसरा भाई नसीरुद्दीन शाह बैठ गया। और नसीरुद्दीन शाह को, ध्यान से सुनो, नसीरुद्दीन शाह को मार दिया गाजी मलिक ने। गाजी मलिक हम पढ़ रहे थे ना, मैंने तुम्हें बताया था, कल बताया था लास्ट क्लास में कि उत्तर पश्चिमी बाउंड्री अलाउद्दीन खिलजी ने इसी के भरोसे मजबूत की थी। उत्तर पश्चिमी भारत की जो इसकी बाउंड्री थी, तरीके से सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। तो गाजी मलिक जो है गवर्नर था दीपालपुर का। ठीक है, गवर्नर है, राज्यपाल है दीपालपुर का, मंत्री भी रहा है अलाउद्दीन खिलजी के अंडर। तो दीपालपुर का गवर्नर था, इसने मार दिया नसीरुद्दीन शाह को और उसके बाद ये गद्दी पर बैठ गया। खिलजी वंश का अंत हो गया और तुगलक वंश की शुरू कर दी गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, किसने की? भाई कितने बच्चे थे ये तो मालूम नहीं, कितने बच्चे थे नहीं मालूम भाई। चलो देखो, बिल्कुल, तो गाजी मलिक को देखो ध्यान से। अच्छा, इस बार बफरिंग हो रही है? अच्छा एक सेकंड अच्छा एक सेकंड वेट करो, थोड़ा वेट करो हाँ, बोलो, अभी ठीक है? हाँ, रिफ्रेश कर लिया करो थोड़ा सा। हाँ, कभी कभी हो जाती है। अरे नहीं पीयूष बाबू, ये एंशिएंट हिस्ट्री है ना, एंशिएंट और मेडिवल, इसमें ऐसी है, यहां पे कहानी जो है ऐसी चलती है। वहां पर क्या मॉडर्न हिस्ट्री जैसे हम लोग पहुंचेंगे ना अपने फाउंडेशन में भी, वहां से ज्यादा मजा तुम्हें इधर आ जाएगा। यहां तो पूरी थ्योरी चलेगी, वहां तो क्वेश्चन के हिसाब से चलती है। समझ रहा है पीयूष? तू फिर बोलेगा सर फाउंडेशन ही बढ़िया है, ये तो सब्जेक्ट ही अलग चल रहा है ना अपना, इस चक्कर में यहां पर ऐसा हो रहा है। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री आने तो दे, मॉडर्न हिस्ट्री का वो अलग ही, वो रुतबा ही अलग है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब गाजी मलिक, अब इनके बीच में क्या, ये देखो छोटी छोटी टुच्ची बातें करते हैं ये। मॉडर्न हिस्ट्री में मजा आता है, वहां पर ना अलग ही खेल चलता है, पूरी वेब सीरीज उधर पे। हाँ आएगा, समझ में आएगा, कैसी मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंचेंगे यहां पर तो समझ में आएगा। अब देखो, गाजी मलिक, तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक रूल करती है तुगलक डायनेस्टी, सबसे लंबे टाइम तक थी तुगलक। ध्यान से देखो, तुगलक 1320 से 1414, और गयासुद्दीन तुगलक जिसे गाजी मलिक भी बोलते हैं वो 1320 से 1325। तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक वो फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का। याद रखो बेटा, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का। एंड ही वॉज, अब देखो यार ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो टाइटल क्या लिया भाई साहब इसने, टाइटल देखो, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु टुक अप द टाइटल ऑफ गाजी और स्लेयर ऑफ द इनफिडल्स। ध्यान से देखो, इसने गाजी का टाइटल लिया, गाजी मलिक बोलते हैं ना इसको। तो ये पहला ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने आप को टाइटल दिया गाजी का। और गाजी का मतलब होता है काफिरों का हत्यारा। काफिर मतलब जो धर्म के विरोधी हों, जो बढ़िया लोग नहीं हैं। ठीक है,
उन सब को ये बोल रहा है काफिर। तो इसने काफिरों को मारा है बुरी तरीके से, तो इसे बोलते हैं गाजी, यानी काफिरों का हत्यारा। तो अपने आप को गाजी कहलवाना, काफिरों का हत्यारा कहलवाना, इसको पसंद है। स्लेयर ऑफ द इन्फिडल्स, तो गाजी या स्लेयर ऑफ द इन्फिडल्स, ये इसने अपने आप को बोला है। उसके बाद देखो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जितना स्ट्रिक्ट कर रखा था सब कुछ, इसने थोड़ी सी ढिलाई दी उसमें। भाई अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सारी चीजें स्ट्रिक्ट की हुई थी, है ना, काफी कड़ाई से काम कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, कोई गड़बड़ ना हो। यहां पर थोड़ी सी ढील दी इसने, थोड़ा सा ये लिबरल हुआ। तो इसने क्या किया, इसने अलाउद्दीन की प्रशासनिक नीतियों को उदार बनाया। मतलब इसने थोड़ा सा अपना कंट्रोल जो है थोड़ा ढीला किया, ताकि लोग जो है थोड़ा खुल के काम कर पाए, है ना भाई। तो अब कोई जैसे मान लो तुम रेलवे की नौकरी कर रहे हो कहीं पर, और तुम्हारा जो सीनियर है वो बिल्कुल तुम्हारे सर पे खड़ा रहे, तुम काम कर रहे हो और तुम्हारे सर पे खड़ा रहे ऐसे, क्या हुआ, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हुआ, फिर 5 मिनट में आ जाए, कितना हुआ जल्दी बताओ, कितना हुआ, अरे कब तक करके दोगे। तुम्हारा मन करेगा भाई चांटा धर दो इसमें हाले में, सीनियर की ऐसी की तैसी भाड़ में जाए नौकरी, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, इसने बोला यार ये इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसा करो थोड़ा ढिलाई बरतो यार, लोगों को बढ़िया काम करने दो। हाँ, तो उन्होंने अलाउद्दीन की प्रशासनिक नीतियों को थोड़ा उदार बनाया। ही लिबरलाइज्ड दी अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड टुक अ कीन इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड फॉर्मुलेटेड फेमाइन पॉलिसी। ये बहुत बढ़िया चीज है यार, ये थोड़ा इंसान यहां पे बढ़िया निकला, ध्यान से देखो, ये इंसान थोड़ा बढ़िया निकला। इसने क्या बोला, एक तो इसने जो पॉलिसीज थी, नीतियां थी, तो इसमें इसने अफसरों को, लोगों को, मंत्रियों को थोड़ा ढंग से काम करने दिया कि भाई खुल के काम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, मेरा फुल सपोर्ट है तुम्हें, पर काम बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात, इसने नहरों का निर्माण बहुत करवाया, इसने नहरें बनवाई है भाई, कैनाल्स बनवाई है, तो जहां पानी नहीं भी था वहां पानी पहुंचाया भाई ने। और अकाल नीति बनाई। उस टाइम पे क्या होता था, कई बार सूखा पड़ जाता था, पानी की कमी हो जाती थी, तो नहर बनवाना, पानी को बचाना, ये सब इसने बहुत बढ़िया तरीके से करवाया। तो इसको पानी की वैल्यू मालूम है, बढ़िया इंसान है, इज्जत कर रहा है पानी की। और साथ ही साथ इसने क्या किया, जो अपना कानून है और न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक और पुलिस व्यवस्था, इसको इसने चुस्त दुरुस्त रखा, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल अधिकारी हैं, वो तो अपना काम ढिलाई से करो, पर जो पुलिस में है, जो जज वगैरह है, वो अपना काम सख्ती से करो, क्योंकि किसी को भी छोड़ना नहीं। जो गलती करे ससुरे को लटका दो, ठीक है, जो गलती करे लटका दो, जो क्रिमिनल है उसको छोड़ना नहीं है। बाकी जो ऑफिशियल्स हैं, बाकी जो लोग हैं, सरकारी लोग, अब कोई क्लर्क है तो क्लर्क के ऊपर बैठा थोड़ी रहेगा ये भाई तू कब तक काम करके देगा, भाई तेरी पीपीटी तैयार हुई कि नहीं, भाई 8 घंटे की पीपीटी या भाई 1 घंटे का काम है भाई, तू 8 घंटे में कर रहा है भाई, ऐसे थोड़ी होता है यार, है ना। अच्छा, अरे अमित कितना काम हुआ यार, क्या कर रहे हो यार तुम, ये ऐसे काम करते हैं क्या यार, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मैं। अमित इतने में धर देगा। देखा वो फैमिली मैन में वो लौंडा मनोज वाजपेयी को बोलता है राइट नाउ माय ऑफिस, है ना, अभी चलो मेरे ऑफिस में। वो बोलता है आज नहीं, आज दिमाग खराब है, मूड ऑफ है, आज परेशान मत कर। नहीं मानता, जैसे कुछ बोलने लगता है ये पकड़ी कॉलर खींचा, धपड़ 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 धपड़, समझ रहे भाई। हाँ, तो इसने बोला कि बाकी सारे जो अधिकारी हैं, जो काम थोड़ा खुल के कर सकते हैं करो, पर पुलिस वाली जो नौकरी है, जो न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है भाई, यहां पे भैया चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा, यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बिल्कुल 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 सरोज, सबकी हिस्ट्री है, सबकी हिस्ट्री है, अपनी हिस्ट्री मजेदार है, ठीक है, अपनी हिस्ट्री मजेदार है। चलो भाई ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज और देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बढ़िया काम किया था, वो यहां पर थोड़ा इसने बिगाड़ दिया है, वो इसने यहां पर थोड़ा बिगाड़ दिया। ही गेव अप द लैंड मेजरमेंट सिस्टम। मतलब इसने बोला यार क्या जमीन की नपाई वपाई करवा रहे हो भाई, यही करते रहेंगे क्या, साला खामा का पटवारी का काम बढ़ा रखा है, यहां से नापा ये 1 बीघा, ये 2 बीघा, समझ रहे हो, ये सब छोड़ो यार, क्या जमीन की नपाई, पता है जमीन है इतनी इतनी है, खत्म बात, खेती बाड़ी करो यार, ठीक है। तो ही गेव अप द मेजरमेंट ऑफ लैंड, इसने मेजरमेंट करवाया ही नहीं, तो भूमि के माप प्रणाली को इसने छोड़ दिया। उसके बाद
इसने क्या किया, जमीन को जो बटाई पे देते ना हम लोग, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, जिसके पास जमीन ज्यादा होती है वो क्या करता है, बटाई पे दे देता है। मतलब किसी किसान की फैमिली को बोला कि आप लोग ऐसा करो, उस किसान को बोला कि आप लोग ऐसा करो, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस 100 बीघा जमीन पर आपका पूरा परिवार खेती करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 40% जो उत्पादन होगा वो आप रख लेना, 60% मुझे दे देना। मतलब रिसोर्सेज मेरे, संसाधन मेरा, जमीन मेरी, पानी मेरा, बीज मेरा, सब कुछ मेरा, आप बस मेहनत करो, 40% ले जाओ अपनी मेहनत का। इसे बोलते बटाई पर खेती करवाना, है ना, बटाई पर, जैसे पट्टा बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं ना गांव में, बिल्कुल। तो बटाई पर खेती करवाने की शुरुआत इसने की। और एक बढ़िया चीज इसने एक और की, एफिशिएंट पोस्टल सर्विस वॉज रीस्टोर्ड। कुशल डाक सेवा, यानी उस जमाने में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था डाक के लिए। जैसे मान लो कोई मैसेज पहुंचाना है तो घोड़ों के थ्रू पहुंचाया जाता, घोड़े बहुत तेज भागते थे, तो जो डाकिया है वो घोड़े पे बैठ के टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, समझ रहे भाई, फटाफट से मैसेज पहुंचाया करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहां भी होती है, बिल्कुल। तो कुशल डाक सेवा इसने बहाल करवाई। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखो यहां पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे यहां पे देखो, इसने वारंगल, ये तेलंगाना में एक जगह है, तेलंगाना में एक जगह है वारंगल, ठीक है, और मदुरई। तो वारंगल के काकतीय राजवंश और मदुरई के पांड्य, इनके ऊपर अपना अधिकार जताने के लिए अपने लौंडे को भेजा इसने, जौना खान को, जो अगला राजा बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। सन की राजा याद है, मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते खिसका हुआ, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो वारंगल काकतीय वंश यहां पे शासन कर रहा है, मदुरई में पांड्य कर रहे हैं। तो इन पर पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए, इनको फिर से जीतने के लिए, ही सेंट हिज लौंडा जौना खान। समझ में आ रही है बात? हाँ, पगला, पगला सुल्तान, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक पगला सुल्तान, पर पगला नहीं है भाई, बहुत समझदार है ये, इसे बहुत समझदार मूर्ख कहा जाता है क्या कहा जाता है? वाइसेस्ट इडियट बोला जाता है इसे, वाइसेस्ट इडियट, बहुत ही समझदार मूर्ख। तो हम देखेंगे, जब मैं मोहम्मद बिन तुगलक तुम्हें पढ़ाऊंगा परसों की क्लास में, तब तुम्हें पता चलेगा कितना खतरनाक आदमी है। मजा आएगा इसकी कहानी देख के, सुन के तुम्हें लगेगा यार क्या आदमी है भाई, ये पनौती है ये तो। अब देखो, तो जौना खान ही आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। तो इसको भेजा है मदुरई और वारंगल में जीतने के लिए। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली में मैं करीबन ये मान के चलो भाई, तुगलकाबाद के पास रहा हूं 12-13 साल, मतलब स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई, आसपास से। तो तुगलकाबाद का किला है, काफी बड़ा किला है। तो तुगलकाबाद जो है, तुगलकाबाद वो राजधानी इसने बनाई, ठीक है। तुगलकाबाद नाम का शहर बसाया दक्षिण दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, बिल्कुल। अच्छा, आज अंकुश, आज नहीं हो पाएगा बेटा, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज मेरी इसके बाद एक और क्लास है, मेरी एक और क्लास है, तुम्हारी तो नहीं है, मेरी क्लास है, ठीक है। तो देखो भाई, तुगलकाबाद शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। पर परसों मैं मंडे को बताऊंगा तुम्हें सुन के मजा आ जाएगा, सर क्या बढ़िया आदमी है ये ठीक है, देखो ध्यान से। उसके बाद देखो, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया सेड दिल्ली इज फार अवे इन रिगार्ड टू हिम। भाई ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली उनके संबंध में बहुत दूर है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये ऐसा क्यों आया है? सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया को तो सब जानते हो, दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, इन्हीं के नाम पर निजामुद्दीन की दरगाह है ना, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है निजामुद्दीन नाम की जगह पर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि दिल्ली उनके संबंध में बहुत दूर है, दिल्ली इज फार अवे, मतलब दिल्ली जो है वो काफी दूर है। ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में थोड़ा डीप है। तो जब मैं मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाऊंगा, ये मैंने पॉइंट पहले डाल दिया, ये यहां डालना नहीं चाहिए था। मोहम्मद बिन तुगलक वाले पॉइंट में तो मैं इसको शामिल करूंगा, इसे अभी यहां छोड़ देना, क्योंकि इसका भी कॉन्टेक्स्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आगे समझ में आएगा, ठीक है। इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, पर ये आगे स्टेटमेंट जरूर शामिल करूंगा मैं। फिर ये जो अपना गियासुद्दीन तुगलक है 1325 में मर जाता है। 1320 में इसने शासन किया, अलाउद्दीन खिलजी के अंडर ही तो था ये इतने टाइम से, 1320 से 1325 तक शासन किया।
फिर ये जो है, ध्यान से देखो बेटा, एक बहुत ही ऊंचे मंडप से गिर गया ये, ससुरे लुढ़ते पुड़ते ही गिर गए। ठीक है, ध्यान से देखो, आफ्टर अ फॉल फ्रॉम अ हाई रेज्ड पवेलियन, ये गिर गया 1325 में, एक ऊंचे मंडप से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। और मोरक्को का इब्न बतूता सुना है, जिसने किताब लिखी थी रिहला, इब्न बतूता, मोरक्को, अपना अफ्रीका से आया था, मोरक्को से इब्न बतूता यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, जौना खान के टाइम पे आएगा वो, जौना खान उसे, मोहम्मद बिन तुगलक उसे अपना काजी भी बनाता है ना, न्यायिक अधिकारी भी बनाता है। तो 1325 में एक ऊंचे मंडप से गिरने के बाद ये गाजी मलिक तो मर गया, गियासुद्दीन तुगलक तो मर गया। मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता, जो उस समय दिल्ली में था, ने कहा कि उनकी मृत्यु उनके बेटे जौना खान द्वारा की गई है। ध्यान से देखो भाई, जौना खान ने वो जो मंडप है वो तोड़वा दिया था। ये ससुरे जो है ना, ये अपने बाप के दुश्मन होते थे, राजा महाराजाओं के। इनके बेटों को ऐसा लगता था कि ये बुढ़ा मरेगा तो मैं गद्दी पर बैठूंगा। अब बुढ़ा मर नहीं रहा है तो बुढ़े को मारे कैसे, तो जहां मंडप पे खड़ा है उस मंडप की ही तोड़ फोड़ कर दो, ताकि ससुरा गिर जाए बुढ़ा, पापा शहीद हो जाए, पापा की गद्दी अपने हाथ में आ जाए। समझ रहे हो भाई? ना 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 ना, लोकनाथ दारू नहीं पी रखी है। इब्न बतूता क्या बोल रहा है, जौना खान ने ही तोड़ फोड़ करवाई थी मंडप में, और वो मंडप ऐसा हो गया था कि जैसे ही वो चढ़ा, वहां पे खड़ा हुआ था, वो गिर गया, काफी ऊंची हाइट से गिरा और मर गया। ठीक है भाई, चलो, तो यहां पर हमें पता चल गया इसके बारे में। तो आज का सेशन बच्चों, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, और आज का सेशन यहीं खत्म होता है, और अब परसों मिलेंगे फाउंडेशन में। ठीक है, तो तैयार रहना मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी के लिए, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी वीडियोस जो हम फाउंडेशन में पढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड होती है, अपलोड होने में टाइम लगाती है थोड़ा बस। ठीक है, तो तुम अगले दिन देखा करो कि अपलोड होती है कि नहीं। तुरंत टाइम पे देखोगे तुरंत नहीं मिलेगी, प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ठीक है, चलो, क्लियर है सचिन बच्चे? चलो, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अब तुम अपना वीकेंड सेलिब्रेट करो, मिर्जापुर देखो भाई। ठीक है, चलो, मिलते हैं परसों, मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। टॉम क्रूज कुछ बोलना चाह रहा है, जल्दी बोल दे भाई। टॉम क्रूज है कहां से लाइव है? स्टूडियो से लाइव है बेटा, स्टूडियो से लाइव है हम। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बहुत बढ़िया महेंद्र, कोई बात नहीं सरोज, भूलने का एक ही सॉल्यूशन है। अगर तुम याद रखना चाहते हो तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, चलो, हमने भी बार बार रिवीजन किया, इसलिए हमें याद है, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा।